कहानी कुछ तो लोग कहेंगे। हॉस्पिटल में जब होश आया तो अपनी अधखुली आंखों से दो चिंतित आंखें नजर आईं माँ की। मुझे करहाते हुए उठते देख माँ ने तुरंत डॉक्टर को आवाज लगाई, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, नैना को होश आ गया। माँ ने तुरंत मुझे उठने के लिए सहारा दिया। डॉक्टर आए और मेरा चेकअप करते हुए बोली, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अगर जरा सी और देर हो जाती तो खैर अब सब ठीक है, आप इन्हें 1-2 दिन में घर ले जा सकती हैं। चेकअप करके डॉक्टर ने माँ की तरफ देखकर कहा। उनकी बात सुनकर माँ की उदास पनीली आंखों में एक उजली सी चमक आ गई। डॉक्टर कुछ क्षण रुकी और फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए स्नेह से कहा, मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक औरत भी हूँ। हम औरतों को जीवन में हर पल संघर्ष करना पड़ता है, कभी किसी चीज में तो कभी किसी चीज में। ये जरूरी नहीं है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल हों, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम कायरों की तरह ऐसा कदम उठाएं। नैना, औरत का दूसरा नाम शक्ति है। औरतों का आत्मविश्वास, सहनशीलता और उसकी हिम्मत ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। इससे वो दुनिया का निडर होकर सामना कर सकती हैं। ये दुनिया है और दुनिया के लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, इन्हीं लोगों के कहने को हम बॉडी शेमिंग कह सकते हैं। ये संकीर्ण सोच वाले लोग ही बॉडी शेमिंग जैसा अपराध करते हैं। उसके लिए अपने आप को दोषी ठहराना व्यर्थ है। बॉडी शेमिंग का शिकार कोई भी हो सकता। ईश्वर ने हम सभी के शरीर की संरचना अत्यंत खूबसूरत की है और इस शरीर से प्रेम करना ही हमारी ताकत है, जिसके सामने बॉडी शेमिंग के कोई मायने नहीं रहते। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इट्स योर बॉडी, लव योर सेल्फ एंड योर बॉडी, लव योर लाइफ टू। टेक केयर। एक ममत्व भरे अंदाज में कहकर वे चली गई। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ जीवन सामान्य ढंग से चलने लगा। एक दिन सुबह जब आंख खुली तो देखा बाहर मौसम बहुत सुहाना हो गया था। काले काले बादलों ने पूरे आकाश को अपनी बाहों में भरा हुआ था। मैं बालकनी में कॉफी का कप हाथ में लिए सुहाने मौसम और सागर की अटखेलियां करती लहरों की जुगलबंदी में खो गई थी। पता नहीं इन लहरों और मौसम की जुगलबंदी में क्या कशिश है कि वे सदा मुझे इनकी गहराइयों में खो जाने को विवश कर देती हैं। मनुष्य के शरीर की संरचना उसके हाथ में है क्या? उसके शरीर के भीतर क्या हो रहा है ये उसे कैसे पता होगा? क्यों हम इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि बॉडी शेमिंग जैसे कुकृत्य का शिकार हो जाते हैं और अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं? ईश्वर ने सभी मनुष्यों को इस धरा का वासी अपने हिसाब से बनाया है। ये तो प्राकृतिक है, फिर हम कैसे प्रकृति के विरुद्ध जा सकते हैं? मैं अभी अपने विचारों के साथ इन लहरों में खोई ही थी कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। हेलो हेलो नैना, तुम आ रही हो ना आज? ये सभी बुजुर्ग तुम्हारी राह देख रहे हैं। फोन नवजीवन वृद्धालय की संस्थापिका मालिनी जी का था। मालिनी जी वो कुछ नहीं नैना, तुम्हें आना पड़ेगा। अरे तुम तो जादूगर हो, जादूगर। इस हफ्ते भर में ही तुमने इन सभी पर ना जाने क्या जादू कर दिया। सभी तुम्हारे नाम की माला जपने लगे। रोज ही तुम्हारी कहानियां सुनने को व्याकुल हो जाते हैं। तुमने इन बुजुर्गों के बुझे चेहरों पर मुस्कान का जो अमूल्य तोहफा दिया है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पता है नैना, ये बुजुर्ग जब यहाँ नवजीवन में आए थे तो ये सभी अपने जीवन से हताश और निराश हो चुके थे। सभी अपनों की मार के थपेड़े खाए हुए थे। यहाँ तक कि ये लोग अपने जीने की जिजीविषा त्याग चुके थे। किंतु तुमने इन्हें जीने की एक नई किरण दिखाई है। जो घाव इनके परिवार वालों ने इनके हृदय को दिए हैं, तुम्हारी कहानियों ने उन घावों पर मरहम लगाई है जो दर्द और पीड़ा इन सभी के भीतर करहा रही है, जिसे वे जुबां से बयां नहीं कर सकते। तुम्हारी कहानियां वो सब कहकर उनके दर्द को शीतलता प्रदान करती है। पता है नैना, तुम जो कहानियां लिखती हो ना, वो जीवन के आईने जैसी होती है, जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। कितनी बार तो कहानियों में हमें अपना अक्स दिखाई दे जाता है, और जब तुम उन कहानियों को सुनाती हो, जिस अंदाज से सुनाती हो, तो मन करता है कि उसमें डूब जाओ। देखो नैना, तुम्हारे जीवन में क्या घटित हुआ है मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे जानने की कोई जिज्ञासा, क्योंकि जो बीत गया वो अतीत हो गया है और उसे पीछे छोड़ देना ही अच्छा है। मुझे अत्यंत खुशी है कि तुम स्वयं अपना संबल बन कर अपने माजी को पीछे छोड़ आई हो। आगे जिंदगी अत्यंत खूबसूरत है नैना, अपने हौसलों की उड़ान को ऊंचा उड़ने दो। तुम्हें सिर्फ उन हौसलों को एक उन्मुक्त गगन देना है, और तुम देखना एक दिन तुम सफल स्टोरी टेलर बनोगी। कुछ पल रुककर उन्होंने पुनः कहना शुरू किया। उनके खुशियों से भरे चहकते स्वर में मिश्रित मेरी प्रशंसा मेरे होठों पर मुस्कान ले आई। हेलो नैना, तुम सुन रही हो ना? मेरी तरफ से कोई उत्तर ना पाकर मालिनी जी बोली, जी मालिनी जी, मैं सुन रही हूँ।
थैंक यू सो मच। आज मेरी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाऊंगी। मैंने अपने चेहरे पर ओढ़ी उदासी को उतार कर कहा। मालिनी जी के फोन के बाद अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए मैंने फटाफट घर के सभी काम खत्म किए और एक उजाले की नई ऊर्जा को ओढ़कर मैं नवजीवन वृद्धालय के लिए निकल पड़ी। आज इत्तेफाकन सारे सिग्नल भी हरे मिले, मानो जैसे मुझसे कह रहे हो कि नैना अब तुम्हारी जिंदगी में रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट ने ले ली है, तुम बस आगे बढ़ो। जैसे जैसे एक एक सिग्नल आंखों के आगे से निकल रहे थे, वैसे वैसे मेरे नैना से नैना स्टोरी टेलर बनने तक का सफर भी आंखों के आगे निकल रहा था। मैं नैना पाठक, गौर वर्ण, तीखे नैन नक्श, एक हरी काया और लंबे घने केशों की स्वामिन थी। कॉलेज में हर विषय में मेरी अच्छी पकड़ होने के कारण मैं अपने सभी शिक्षकों की प्रिय थी। लेखन क्षेत्र में अत्यंत रुचि होने के कारण मैं कॉलेज के सभी नाटकों की पटकथा लिखने के साथ साथ बैक स्टेज पर उनका वर्णन करती। जब भी मैं कोई नाटक पटकथा का वर्णन करती, सभी मंत्रमुग्ध बैठे रहते। कॉलेज के वार्षिकोत्सव के नाट्य मंचन के बाद सभी मेरी पटकथा और वर्णन शैली की प्रशंसा कर रहे थे कि अचानक किसी ने मेरे कान में कहा, ईश्वर ने आपको सौंदर्य के साथ साथ कला का भी अनुपम उपहार दिया है। कुछ तो बात है आप में और आपकी कला में, बहुत खूबसूरत। इससे पहले मैं संभल पाती, वो कहकर चला गया, पर उसकी आवाज मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा करके मेरे कानों में बस गई थी। शायद वो अपने शब्दों के साथ कुछ और भी मेरे कानों में और मेरे भीतर छोड़ गया था, पर वो कौन था मुझे नहीं पता था, बस उसकी आवाज ही उसकी पहचान थी। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज लाइब्रेरी में बैठी थी। अचानक, मैम हिंदी साहित्य का सेक्शन कहाँ है? मुझे प्रेमचंद और अमृता प्रीतम का साहित्य संग्रह देखना था कि आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। वही आवाज पुनः सुनी तो मेरे कानों में वार्षिकोत्सव वाली आवाज गूंज गई। उत्सुकतावश मैंने मुड़कर देखा तो हमारे सेक्शन का वो नया लड़का खड़ा था जिसके व्यक्तित्व पर हमारे सेक्शन की सभी लड़कियां मंत्रमुग्ध हो गई थी। मैं उसे देख ही रही थी कि वो आकर मेरे पास बैठ गया। उसे सामने देखते ही मैं वहीं जड़वत हो गई। मेरे सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई थी और मेरे हृदय की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। वो एकदम बिंदास आवाज में बोला, हाय, आई एम वरुण। हाय नैना। कंठ में अपने शब्दों को नियंत्रित करते हुए मैंने कहा, आप तो कमाल का लिखती हैं और उससे ज्यादा कमाल आपकी आवाज और बोलने का अंदाज। मैं भी हिंदी साहित्य में रुचि रखता हूँ, खास तौर पर मुझे कहानियां पढ़ने में अत्यंत रुचि है, जैसे अमृता प्रीतम की, प्रेमचंद की। वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, फिर कुछ क्षण रुक कर बोला, अरे वाह, क्या जुगलबंदी है। आपको लिखने का शौक और मुझे पढ़ने का, यानी पढ़ाई लिखाई खूब जमेगी हम दोनों की। आप रुकिए, मैं जरा अभी आया। मुझे बोलने का मौका दिए बिना ही वो बेफिक्री, बेकुल्फी से बोलकर चला गया। वरुण अपने मस्त मौला अंदाज के लिए पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध हो गया था। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। वो बोलता रहता और मैं उसे अपलक निहारती रहती। हमारे दिलों के एक एक हिस्से कब एक दूसरे की रूह से जुड़ गए पता ही नहीं चला। वो हमेशा मेरी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता रहता। ये प्रेम ना बड़ा ही अद्भुत होता है, आपको सदा कल्पना लोक की सैर करवाता रहता है। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। कॉलेज के अंतिम वर्ष तक आते आते मेरे शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव के कारण मेरे पीरियड्स अनियमित हो गए, जिसके परिणामस्वरूप मेरा वजन बढ़ने लगा और मैं मोटी होने लगी थी। वरुण की एक हरे शरीर वाली नैना अब मोटी नैना बन रही थी। मेरे बढ़ते मोटापे को देखकर शुरू में वो मुझे मोटी मोटी कहकर छेड़ने लगा। मैं इसे मजाक में लेकर टाल देती थी। आखिर मैं उससे प्रेम करती थी, पर धीरे धीरे उसकी ये छेड़खानी भद्दे मजाक में बदलने लगी। मैं फिर भी उसकी इस हरकत को उसका प्रेम समझकर नजरअंदाज करती रही, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके इन भद्दे मजाक की वजह से मैं बॉडी शैमिंग का शिकार हो रही हूँ। मैं हीन भावना से ग्रस्त होने लगी थी। मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा था, वो बदल गया था, मुझसे कतराने लगा था। मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयास करती कि वरुण, ये मोटा होना मेरे हाथ में नहीं है। हम लड़कियां बॉडी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीसीओडी का शिकार हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और बॉडी में मोटापा बढ़ जाता है। प्लीज वरुण, मुझे समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे इसके इलाज के बाद सब सामान्य भी हो जाता है। मेरी बात सुनकर वो बस एक फीकी सी हंसी हंस दिया। वो मेरे साथ होकर भी साथ नहीं होता था। परीक्षा के रिजल्ट वाले दिन उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी का निमंत्रण दिया। मैं खुशी से बावरी हो गई थी। उसकी मनपसंद वन पीस ड्रेस पहनकर मैं पार्टी में गई। हैप्पी बर्थडे वरुण। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई।
वो एकदम बोल पड़ा, तुम ये क्या पहन कर आए हो नैना? इसे पहनने से पहले एक बार अपने आप को अपने मोटे शरीर को आईने में तो देख लेती। मोटे लोगों को ऐसी ड्रेस सूट नहीं करती। ये ड्रेस पहले वाली नैना को सूट करती, ना कि मोटी नैना को, पर तुम्हें तो ऐसी ड्रेस बहुत पसंद है। मैं तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, कम ऑन, ग्रो अप नैना। वो सब कुछ तो कॉलेज में ही छूट गया था। हाँ, मुझे ऐसी ड्रेस पसंद है, पर मोटी लड़कियों पर नहीं। नैना, अब तुम मोटी हो चुकी हो, मोटी, इस सच को स्वीकारो। कहकर वो बेशर्मों की तरह हंसने लगा। सभी को अपनी तरफ हंसता देख अपमान के कारण मेरी आंखों से अविरल धारा बह निकली। इतने अपमान के बाद मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वरुण, किसी की बॉडी का अपमान करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। ये मेरी बॉडी है एंड आई लव माई बॉडी, आई हेट यू। बस इतना कहकर मैं रोते रोते घर आ गई। पर इस घटना ने मेरे भीतर बॉडी शेमिंग की एक गहरी छाप छोड़ दी थी। मेरे कानों में बार बार मोटी मोटी शब्द गूंज रहे थे। मैं अपने ही खोल में सिमटने लगी, अवसादग्रस्त होने लगी थी, और इसी अवसादग्रस्त में मैंने ऐसा कदम दीदी वृद्धा ले आ गया। ड्राइवर की आवाज से मैं अपने अतीत से बाहर आई। मालिनी जी के ऑफिस में पहुंचते ही मेरे कदम थिरक गया। ओ नैना, वेलकम, इनसे मिलो, ये है मिस्टर वरुण, ये हमारे नवजीवन के सहयोगी हैं। मैंने इन्हें तुम्हारी स्टोरी टेलिंग के विषय में बताया था। ये अपने ऑडियो स्टेशन में तुम्हारी स्टोरी टेलिंग का एक शो रखना चाहते हैं। वरुण को देखकर बॉडी शेमिंग की किरचें मुझे एक बार फिर से चुभने लगी। मेरा मस्तिष्क शून्य हो गया। मालिनी जी की बातें मेरे कानों से टकराकर वापस जा रही थी। क्या सोचने लगी नैना? मुझे चुप देखकर वे बोली, कहते हैं ना, शब्दों की भाषा से अधिक प्रबल आंखों की भाषा होती है। आंखें वो सब कुछ बोल देती हैं जो शब्द नहीं बोल पाते। मेरी आंखें और वरुण की झुकी आंखें देखकर मालिनी जी शायद सब समझ गई थी। यही सोच रही थी मालिनी जी की एक मोटी लड़की कैसे इनके ऑडियो स्टेशन में शो करेगी। कहते हुए मेरी आंखें नम हो गईं। मेरे हृदय से वर्षों पुराना बोझ उतर गया था। एक बोझ रिक्त और सुकून भरे हृदय से चेहरे पर अपार खुशी लेकर मैं स्टोरी टेलिंग के लिए उन लोगों के पास चली गई जो मेरी राह देख रहे थे, जिन्हें मेरे मोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था।